हेलो एवरीवन, फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी, पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग क्लास जो है जल्दी से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अभी फिलर फॉर्म में ऑफर चल रहा है, जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद हम लोग ये ऑफर को डिस्कस करते हैं। कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं वो बताइए, और उसके पहले आप लोग ये बताइए कि क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मेरी आवाज क्लियर है? कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं वो बताइए। ओके, वॉइस बन रही है मतलब क्लियर है या नहीं है? गुड मॉर्निंग मनीष, कैसे हैं? कैसे स्टडी चल रही है? लास्ट क्लास का समझ आया या कंफ्यूजन है कुछ? जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग रिसर्च जो स्टार्ट किए हैं उसका सी पार्ट आज कंप्लीट कर सकें, और फिर हम लोग जल्दी से डी पार्ट स्टार्ट करें क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगी जो मुझे सेट एग्जाम के मिले हैं, तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या वो आप लोग वो डिस्कस करेंगे? उससे क्या होगा कि आप लोगों को ट्रेंड पता चलेगा कि क्या भी पूछे जा रहे हैं। तो मैंने स्टूडेंट से सेट क्वेश्चन कलेक्ट किया है, जो लेटेस्ट जो सेट क्वेश्चन है उसे यस, आवाज आ रही है। थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। नेटवर्क इशू आ रहे हैं। ओके, स्टैट पोर्शन तो थोड़ा लग रहा होगा, है ना? बाकी सब ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो है फिलर फॉर्म ऐप है। यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस होते हैं। पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट होते हैं। यस मैम। हाँ, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और हमारे पास क्या है कि मेरे पास लिमिटेड क्लास है, तो उसी में मुझे बताना है। नहीं तो इसका क्लास 10-10, 15-15 क्लास इसके होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे पूरे। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं सब कुछ बता दूं।
लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, मान लो कि लास्ट क्लास में मैंने जेड टेस्ट, टी टेस्ट ये सब बताया, मैंने तो बताया, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और सेल्फ आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट और बढ़ाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो सब याद रहते हैं। ठीक है, तो मैं पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी शिल्पी, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। शिल्पी 10 लगाने से आपको 10% ऑफर मिलेंगे। और अभी आप लोगों के लिए धमाकेदार ऑफर आने वाला है, ये देखिए, दुर्गा पूजा यानी कि नवरात्रि ऑफर है। इसमें 50% तक का डिस्काउंट है। मतलब पेपर 1 या पेपर 2 अगर आप ज्वाइन करते हैं लाइव क्लास के लिए, तो आपको सिर्फ 1249 रुपये पे करने होंगे, और पेपर 2 लेंगे लाइव क्लास का, तो वो दोनों मिला के आपको 2000 रुपये में 1 रुपये कम 1999 रुपये लगेंगे। फिर मॉक टेस्ट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 249 लगेंगे आप लोगों को, 250 रुपये, 249 रुपये। उसी तरह से रिकॉर्डेड अगर पेपर 1 या पेपर 2 की आप क्लास लेंगे, तो उसमें आपको क्या लगेंगे, 999, 1000 रुपये में 1 रुपये कम आपको लगेंगे। फिर रिकॉर्डेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको सिर्फ 1500 रुपये में मिलेंगे। और नोट्स प्लस एमसीक्यू के लिए करते हैं तो 749 में। तो ये धमाकेदार ऑफर है, इस लिमिटेड टाइम के लिए, 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। तो जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है वो प्लीज अपने ग्रुप में बताएं, और जो खरीदना चाहते हैं तो अभी आप खरीद सकते हैं, अभी इसका प्राइस काफी कम है। और इसके लिए क्या होगा कि आपको ये कोड यूज करना होगा, 50 NAV। इसको यूज करने से आपके डिस्काउंट काफी ज्यादा हो जाएंगे, 50% तक के डिस्काउंट है। तो आप लोग जल्दी कीजिए, ये ऑफर सिर्फ 9 से 12 अप्रैल तक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा पढ़ा, काय स्क्वायर पढ़ना है हम लोगों को, ये सब, ये पार्ट हमारा चल रहा था। हम लोगों ने पहले तो पढ़ा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या है। और कोई ज्वाइन हुए हैं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है मैम। बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, हो चुके हैं, होंगे, है कि नहीं? आपको कैसा फील हो रहा है मनीष? कैसे चल रही तैयारी? तो हम लोगों ने टी टेस्ट देखा, टी टेस्ट के बाद हम लोगों ने सैंपल टी टेस्ट किस किस में लिया जाता है उसके बारे में जाना। थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, टी टेस्ट कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 1908 में हुआ था, विलियम सीले गॉसेट के द्वारा। कहाँ बताया है मैंने? वो दूसरे पीपीटी में बताया था। ठीक है, विलियम सीले गॉसेट के द्वारा इनको जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था टी टेस्ट। और इनका क्या था, ये क्या थे, केमिस्ट थे, वो आयरलैंड में काम करते थे, आयरलैंड के रहने वाले थे, और इनका पेन नेम था स्टूडेंट। तो इसीलिए इसका क्या टी टेस्ट का नाम पड़ा, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उनका पेन नेम स्टूडेंट था, गॉसेट का, मिस्टर गॉसेट का, और वो केमिस्ट थे, आयरलैंड में रहने वाले थे, आयरलैंड में काम करते थे। ठीक है, और उनका पेन नेम जो था स्टूडेंट, इसके कारण से इसका दूसरा नाम क्या है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मीन स्कोर कहाँ होता है, ऑब्टेन्ड बाय टू ग्रुप्स ऑन ए सिंगल वेरिएबल। ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इसमें लेस देन 30 सैंपल की इसमें बात की जाती है, सैंपल साइज क्या होगा, 30 से कम होगा। और क्या है, it can also be used to compare the mean academic achievements of two groups। दो ग्रुप के मीन जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है उसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में है। ठीक है, अजम्पशंस क्या था कि डेटा जो है इसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस है, फिर सैंपल मे बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस एंड द टाइप ऑफ
सैंपल्स। तो ये सारी चीजें थी टी टेस्ट की। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था क्या होगा, v इज इक्वल टू n माइनस वन। तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, तो हम लोगों को छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखनी होगी, है ना। n माइनस वन है, and t-test is used for test of significance of regression coefficient in regular model। और हम लोग टी टेस्ट जो है टी स्टैट तब यूज करते हैं जब पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन जो है नॉर्मल होता है। पॉपुलेशन वेरिएबल जो है वो अननोन है, कोरिलेशन जो है कोफिशिएंट इन पॉपुलेशन वो 0 है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। वन सैंपल टी टेस्ट जो था, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसको और थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है? मैम मेरे को ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, यदि आपके जैसे मार्गदर्शक मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं, कंटेंट अच्छे से दे सकूं, ठीक है। और आप लोग भी बिल्कुल मेहनत कीजिए, और कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, है ना। ए सी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अंकिता। आप अपना नाम चेंज कर लीजिए अंकिता। ए सी से सब कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी मैं भी भूल गई थी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी इसकी। और वन सैंपल टी टेस्ट जो है, वन सैंपल टी टेस्ट के लिए, वन सैंपल के लिए जो मैं बोल रही हूँ आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ मिस हो रहा है तो रिकॉर्डेड में फिर से देख लीजिएगा। वन सैंपल टी टेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्स का जो ऊपर में हम लोग ऐसे बार दे रहे हैं उसका मतलब होता है ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ द सैंपल माइनस, ये क्या है म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है, बाय एस, एस क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, एन यहाँ पे क्या है सैंपल साइज, बस ये नहीं होगा। तो ये जो है इसका वन सैंपल टी टेस्ट का ये फॉर्मूला है। उसी तरह से क्या होगा टू सैंपल टेस्ट का, टू सैंपल टी टेस्ट, ओके, उसका भी कुछ फॉर्मूला होगा। उसका क्या है, लास्ट क्लास में मैं बताई भी थी, अभी फिर से बताती हूँ। इसका होगा टी इज इक्वल टू x1 का ऊपर बार है माइनस x2 का बार है, और x1 क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल, दो सैंपल की बात हो रही है ना, टू सैंपल टी टेस्ट। तो ये पहला जो है मीन किसका होगा, इसमें तो सिर्फ एक ही मीन है, तो एक मीन की बात हो रही है, मीन ज्यादा बड़ा तो इसी को x1 और x2 कर दिए। तो ये क्या हो गया, x1 हो गया ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ फर्स्ट सैंपल माइनस ऑब्जर्व्ड मीन ऑफ सेकेंड सैंपल दैट इज x2, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या फॉर्मूला होगा, s बाय रूट एन है, तो s1 स्टैंडर्ड डेविएशन भी दो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल का स्क्वायर बाय n1, n1 क्या होगा यहाँ पे सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा s2 का स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सैंपल अपॉन या बाय बोलेंगे जो भी n2 मतलब सैंपल साइज ऑफ सेकेंड सैंपल और उसका अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला किसका है, टू सैंपल टेस्ट का, टी टेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है?
हमारा भी प्रियंका, गुड आफ्टरनून मैम, नाम चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अंकिता, हमारा भी रिसर्च चल रहा है और आप बीच में ज्वाइन किया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा अभी, मैं जान रही हूँ। रिसर्च में पार्ट ए पार्ट बी हम लोग का हो चुका है, पार्ट सी भी कंप्लीट होने वाला है, आज कंप्लीट हो जाए ये। तो ये जो पार्ट सी है, इसको अगर कॉन्सेप्ट सी पार्ट जो पूरा स्टैट है, ये स्टैटिक्स है ये, इसमें तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें पूरा भरा हुआ है। इसमें कैलकुलेशन जब हम लोग रिसर्च करते हैं, क्या मेथड यूज करते हैं, उसके बारे में पूरी बात यही सब हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं इसमें, उसका डी पार्ट हम पढ़ेंगे। तो ये पार्ट थोड़ा, इसको आप टफ भी मान सकते हैं कि जिनका मैथ्स वीक है या सब कुछ, मतलब बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक एक चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो आप रिसर्च जब करेंगे तो उसमें ये सब यूज होता है, खास करके पीएचडी में तो ये सब का बहुत यूज है, तो उसी का छोटा रूप है ये। क्लियर है? हाँ, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिसर्च का जो हाइपोथेसिस बना है उसके बाद आगे का क्या मेथड होगा, कौन से कैसे कैलकुलेशन होगा, वो सब की बातें हो रही है। बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये सब हो गया टी टेस्ट का। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट क्या था? इंडिपेंडेंट वन सैंपल टी टेस्ट था, फिर इंडिपेंडेंट टू सैंपल टी टेस्ट था, और क्या था? डिपेंडेंट टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैंपल्स। ये टी टेस्ट के बारे में थी बातें, मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। जेड टेस्ट, ठीक है। जेड टेस्ट था, इसमें क्या है, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया था? आर ए फिशर के द्वारा पब्लिश किया गया था। सैंपल साइज यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन 30 होगा, 30 से ज्यादा होगा ना इसमें सैंपल साइज। और क्या है? जेड टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जेड टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लार्ज सैंपल टेस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को पूछ लेगा। कल भी मुझे किसी ने बताया कि इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें सैंपल साइज बड़ा होगा, तो उसको यूज करेंगे। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, और एक ऐसे और करके एक था, तो उसका क्या होगा? देख रहे हो क्वेश्चन कितना छोटा छोटा आता है, इसलिए मैं ये मतलब छोटी छोटी बातें भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो लार्ज सैंपल टेस्ट इसको हम लोग कहेंगे। और क्या बातें हो गई? इस टेस्ट का हम लोग यूज कब करेंगे? जब को रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन क्या रहेगा? वो 0 रहेगा, उस टाइम इसको यूज करेंगे। उस टाइम टी टेस्ट को यूज करते हैं, जो जब को रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन 0 रहता है तो हम टी टेस्ट को यूज करते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन कोफिशिएंट को रिलेशन जो है 0 नहीं होता है तो हम लोग जेड टेस्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? जेड टेस्ट का फॉर्मूला भी मैं बताई थी, कहाँ गया फॉर्मूला? चलिए फिर से बता देती हूँ मैं। उसका फॉर्मूला था, ये मेन ले है, माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट एन। ये इसका फॉर्मूला है जेड टेस्ट का। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बताइए। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एनोवा, पढ़ा था एनोवा टेस्ट क्या होता है, एनोवा एनालिसिस क्या, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये पब्लिश किसके द्वारा हुआ था? आर ए फिशर के द्वारा हुआ था 1920 में। और ये क्या एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट इसको हम लोग कह सकते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला कुछ कुछ बताया था इसके बारे में। ये तो अभी बताया।
हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बताया था एनोवा टेस्ट का, पीवाईक्यू है ये। साथ में पीवाईक्यू कराने से क्या आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला कहाँ बताया, यहाँ पे बताया कि एफ रेशियो बोलते हैं हम लोग, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, ये इसका फॉर्मूला होता है एनोवा का। तो डायरेक्ट ही अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं तो कैलकुलेट करते रह जाएगा। तो ये टेबल है, ये चार्ट दिया हुआ था, इसमें बोला है कि एफ कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या है, पहले क्या होगा, बिटवीन ग्रुप होगा, बाय विद इन ग्रुप। तो ये डायरेक्ट दिया है, कभी कभी इसका रेशियो, जैसे इस सैंपल में देखो सी इसका आंसर था इस क्वेश्चन में, और डी में देखो जस्ट इसका अपोजिट दिया है। तो ये फॉर्मूला याद रखने से डायरेक्ट हम लोग उसका आंसर देंगे और 2 नंबर हमारा हो जाएगा, है ना। यस मैम, क्लियर है। 1920, ठीक है। चलिए, फिर एनोवा था। एनोवा में 2 टाइप का था, 1 वे एनोवा था, 2 वे एनोवा था। 1 वे एनोवा हम लोग कब यूज करते हैं, जब डिफरेंस होगा 2 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का, तो उसको जानने के लिए हम लोग 1 वे एनोवा यूज करते हैं। और 2 वे एनोवा कब यूज करते हैं, जब हम स्टडी करना चाहते हैं क्या, द इफेक्ट्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। सारा छूट गया। हाँ, आपको सारा रिकॉर्डेड देखना होगा, नहीं तो बीच से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैसे भी ये लोग तो डेली कर रहे हैं, फिर भी मैं इसको रिवीजन करवा रही हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब रिसर्च फिर से देख लो, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। वो आप धीरे धीरे देखती रहो, और लाइव क्लास में भी आप ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा, है ना प्रियंका। और क्या है, वन वे एनोवा को हम लोग कब यूज करते हैं, तो क्या है, व्हेन देयर आर ओनली 2 मीन्स टू कंपेयर द टी टेस्ट एंड द एफ टेस्ट आर इक्विवेलेंट विथ एफ इज इक्वल टू T2। तो वन वे एनोवा का क्या बताई थी, डिफरेंस ऑफ क्या था, टेस्ट फॉर डिफरेंसेस 2 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, उसके बारे में यहाँ पे बातें हुई थी। यस मैम। तो क्या है इसका, जैसे एग्जांपल देखेंगे वन वे एनोवा का। A researcher wants to compare students' attitude towards the schools on the basis of school types। स्कूल टाइप्स में हम लोग जो है, एक रिसर्चर यहाँ बताती है, स्कूल टाइप्स है एसएससी, कौन कौन से टाइप्स है, सीबीएसई और एक है आईसीएससी, आईजीसी भी है, लेकिन इंटरनेशनल बोर्ड को हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं। मान लो कि एक रिसर्चर है, देख रहा है कि इंडिया में स्कूल जो अलग अलग टाइप्स के हैं, एक स्टेट बोर्ड होते हैं, एक सीबीएसई का बोर्ड है और एक आईसीएसई है। तो इसमें स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल टाइप्स, तो उसको वो स्टडी करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या करेगा, इन दिस केस देयर इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल एंड द 3 ग्रुप्स। वेरिएबल क्या है वन वे, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल, ये इसका वेरिएबल है ना, जो मैं बोल रही हूँ, वेरिएबल इसका क्या होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल्स, ये इसका वेरिएबल होगा। और 3 ग्रुप से, एसएससी, सीबीएसई और आईसीएससी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वन वे एनोवा जो है वो टेस्ट यूज होगा, किसके लिए, टू टेस्ट द डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल अमॉन्ग द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप को, 3 ग्रुप में क्या एटीट्यूड है उसको कंपेयर करने के लिए वन वे एनोवा यूज होगा, ठीक है। हाँ, जैक जो बोल रहे हैं ना, उसी को एसएससी बोला जा रहा है, स्टेट लेवल का। जैसे आप झारखंड के हैं तो जैक बता रहे हैं, तो किसी भी स्टेट लेवल को यहाँ पे एसएससी से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। वैसे 2 वे एनोवा है, 2 वे एनोवा टेस्ट में क्या क्यों यूज किया जाता है, उस केस में रिसर्चर्स वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स। 2 या 2 से अधिक जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे एक ही था, एटीट्यूड पता करना था तीनों स्कूल में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 वे एनोवा में 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट या ट्रीटमेंट वेरिएबल्स रहेंगे। और इसको 2 वे एनोवा को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टोरियल एनोवा भी कहते हैं।
फैक्टोरियल एनोवा भी इसको कहते हैं हम लोग, टू वे एनोवा को, ठीक है। आप लोग डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सब पढ़े होंगे ना, 11-12 क्लास में जो था। तो इसमें रो है, कॉलम है, तो इसमें कैसा होता था, एक 2x2 है, मतलब इक्वल रहता था, रो और कॉलम दोनों इक्वल रहता है, या 3x3 का साइज रहता है, या 4x4 का साइज रहता है, इस टाइप का है, ठीक है। मतलब जो जिसमें इक्वल रहेगा उसकी बातें हो रही है, और दूसरा केस अब डिटर्मिनेंट मैं यहाँ उतना डीपली नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स, जैसे 2 रहेगा, 2 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो इस रो में भी क्या है, 2 है, इधर साइड भी 2 है। इसी तरह से 3 में क्या होगा, 2 3 7, और इधर 5 7 8 9 8 3, सपोज करो कोई भी नंबर है। तो इसमें क्या है, इधर साइड भी 3 है, इधर साइड भी 3 है, मतलब वर्टिकली भी 3 होता है, हॉरिजॉन्टली भी 3 होता है, तो इसको 3x3 के फॉर्म में कहते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दी मैं मैट्रिक्स का। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसमें क्या होता है कि टू वे एनोवा जो है वो मल्टी लेवल हो सकता है, जैसे 3x3 है, या हायर ऑर्डर डिग्री है, जैसे 2x2x2, इस तरह से। तो ये जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़े होंगे ना, तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोगों को उतना गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें जो है सो जानना जरूरी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन होगा, इसमें रिसर्चर जो है टू वे एनोवा में, ये टू वे एनोवा की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, वो एक रिसर्चर है, वो कंपेयर करना चाहता है स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल टाइप्स। जैसे एक तो ये फैक्टर रहेगा कि स्कूल टाइप्स का एटीट्यूड पहले वाला ऐड हो गया, एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल टाइप्स, एसएससी है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, उसके टाइप्स, प्लस क्या हो जाएगा, जेंडर, और जेंडर के बेसिस पे कि कौन से जेंडर कहाँ जाते हैं, कहाँ ज्यादा एडमिशन हो रहा है, क्या एटीट्यूड है। तो उसके लिए, तो इस केस में क्या होगा, देर इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्कूल, एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, पहला होगा स्कूल का टाइप्स। तो स्कूल का 3 टाइप्स कौन कौन सा यहाँ पे है, एसएससी है, सीबीएसई है, और आईसीएसई है। और दूसरा क्या होगा, जेंडर। जेंडर क्या होगा, 2 होगा ना, इंक्लूडिंग 2 लेवल्स, नेमली बॉयज एंड गर्ल्स। तो इस तरह से ये टू वे एनोवा इसमें टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, मैनोवा होता है, एनकोवा होता है, तो ये सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे अभी का स्क्वायर, यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, का स्क्वायर या ची स्क्वायर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, थैंक यू, ऑल क्लियर मैम। क्या होता है ये टेस्ट, बताइए। इसमें मेजर करते हैं, मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स ऑफ ए सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग डिफरेंस किसमें कैलकुलेट करते हैं, बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो उसके बारे में यहाँ पे बातें होती है।
और क्या होता है इसमें? और इसमें क्या है? Chi-square is useful for analyzing such differences in categorical variables, especially those nominal in nature. जो nominal in nature होता है उस variables को calculate करने में ये काफी helpful रहता है. अच्छा, काई स्क्वायर टेस्ट जो है इसको पब्लिश किसने किया था वो देख लेंगे हम लोग. इसको पब्लिश किया है पब्लिश्ड बाय कार्ल पियर्सन. KRL, कार्ल पियर्सन. ये नाम सब आप लोग जरूर से याद कीजिएगा, रखिए. पियर्सन इन 1900 उस टाइम इसको पब्लिश किया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा, काई स्क्वायर टेस्ट को. इस टेस्ट का एक और नाम है, क्या उसका नाम है? गुडनेस टू फिट टेस्ट. इसका दूसरा नाम है, अगर आपको काई स्क्वायर टेस्ट ना देके बोलेगा कि गुडनेस टू फिट टेस्ट के उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, नाम चेंज करके, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ये इसका दूसरा नाम है काई स्क्वायर टेस्ट का. ठीक है. क्यों है? क्योंकि ये मेजर करता है कंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल विथ पॉपुलेशन. कंसिस्टेंसी रहता है सैंपल में विथ पॉपुलेशन है. और इसका कौन सा एक और नाम है? इसका एक और है, काई स्क्वायर का तीसरा नाम क्या है? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा. ये भी इसका नाम है. तो काई स्क्वायर की जगह आपको ये भी दे सकता है लिख के. इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा. इसमें क्या है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम 50 होना चाहिए मिनिमम. मैक्सिमम जितना हो, मिनिमम 50 होना चाहिए, उससे कम में नहीं होता है काई स्क्वायर टेस्ट. और इसका क्या है? इसका यूज होता है एज ए पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन बेसिस ऑफ स्मॉल साइज स्मॉल वेरिएंस. ठीक है. तो मैंने क्या क्या बताया कि इसको जो है पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा 1900 ईस्वी में. इसका क्या है दूसरा नाम? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है. फिटनेस, कहीं भी फिट हो जाता है. और दूसरा है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा. और तीसरा है काई टेस्ट. तो एक नाम है ही. तो 3 नाम इसका है. इसमें फ्रीक्वेंसी है मिनिमम 50 होना चाहिए. और इसका यूज हम लोग और कहाँ करते हैं? यूज्ड एज पैरामेट्रिक टेस्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन बेसिस ऑफ स्मॉल साइज एंड स्मॉल वेरिएंस. इसमें इसका एन ज्यादा है ना, मिनिमम बोल रहा है 50, मतलब 49 इसमें नहीं चलेगा. अगर 49 है फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो काई स्क्वायर टेस्ट बोलेगा होगा, तो वो नहीं होगा. तो डिफरेंस थोड़ा बहुत है. ऐसा डिफरेंस होता है जो दिखता नहीं है लेकिन ब्लंडर होता है उससे. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ब्लंडर मिस्टेक हो गया. तो ब्लंडर मतलब भी मिस्टेक होता है और मिस्टेक मतलब भी मिस्टेक होता है. तो एक साथ दोनों सेंटेंस आएगा क्या? ब्लंडर भी एक सेंटेंस में, ब्लंडर और मिस्टेक. या तो आप बोलो मिस्टेक हो गया या ब्लंडर हो गया. तो ये दिस इज ए टाइप ऑफ कॉमन एरर. ठीक है. क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. क्या है फॉर्मूला?
ये नहीं समझ आएगा अब आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ये समेशन यहाँ लिखेंगे, क्या है ऊपर में, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। या इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को f0 से लिख दो और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को f e से डिनोट कर लेते हैं, या कैपिटल F मान लो इसको, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो f0 माइनस एफ ई अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। ओके, यस मैम, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, थैंक यू। लास्ट क्लास में थोड़े कंफ्यूज हो गए थे ना फर्स्ट टाइम, इसलिए रिवीजन कराइए थे, इसमें सब कुछ याद हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग जान रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट देख लिया हम लोगों ने, देख लो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, पियर्सन का काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, मैंने बता दिया है। इंडिपेंडेंस होता है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, रिपोर्ट कैसे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। कोरिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोरिलेशन क्या होता है कि ये कोरिलेशन रेफर्स टू ए क्वांटिफाइबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स है v1 और v2, उसके बीच में हम लोग बोलेंगे कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ना। तो उसको हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसी चीज को हम लोग जान रहे हैं, कोरिलेशन को जानेंगे। क्यों इसको यूज करते हैं, इट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप। ठीक है, अब जैसे कुछ केसेस है, जैसे कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नेवर कोरिलेटेड, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेगा तो क्या उसमें कोरिलेशन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दे विल हैव नथिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, उनको इंटरप्रेट करने के लिए उनके बीच में कुछ नहीं है। यस मैम, क्लियर है यहां तक। तो इसको हम लोग क्या शॉर्ट में कह सकते हैं कि कोरिलेशन इज अ मेजर दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच टू और मोर वेरिएबल्स फ्लक्चुएट टुगेदर। फ्लक्चुएट हो रहा है तभी हम लोग मेजर कर सकते हैं ना कि दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, रिश्ता क्या है, रिलेशन कैसा, संबंध क्या है। अब इसमें कोरिलेशन क्या है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, when one variable increases
एंड द अदर वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज एज वेल। मतलब कि जो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x और y है, तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इफ बोथ द वेरिएबल्स आर वेरिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में गया, आप नॉर्थ जा रहे हो तो ये भी नॉर्थ ही जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ। या आप साउथ जाओगे तो साउथ ही जाएगा, दोनों का एक ही डायरेक्शन होगा, तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग साइन किससे देखते हैं? प्लस से। अब नेगेटिव क्या होता है? अब आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, आप नॉर्थ जा रहे हो या कोई बात आप इधर डायरेक्शन का कर रहे हो, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा आपके जस्ट अपोजिट बातें करेगा, ठीक है। अगर आप साउथ जाओगे, साउथ तो नीचे है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या है, इसमें डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। मतलब कि एक का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है ना। उसी तरह से अगर फर्स्ट का डिक्रीज हो रहा है तो पहले वाले का इंक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का इंक्रीज होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। इसको माइनस से करते हैं, माइनस साइन से इसको इंडिकेट करते हैं। और थर्ड वाला है जीरो। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई भी संबंध नहीं होता है। नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, दिस इज जीरो कोफिशिएंट, ओके, और कोरिलेशनशिप। अब है कि कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है उसका रेंज कहां तक होता है? तो उसका रेंज होगा माइनस, वेयर इज कर्सर, -1 टू +1, यहां तक इसका रेंज होता है। रेंज है इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इसमें क्या है, माइनस वाला आपको नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, प्लस वाला पॉजिटिव कोरिलेशनशिप दिखा रहा है, और बीच में तो जीरो आएगा ना। ग्राफ जो आप लोग ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो जीरो आता है ना, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बाद 10 आया, इधर हो गया -1 -2, मान लो 10 तक है, तो जीरो तो क्रॉस करेगा। और जिस पॉइंट पे जीरो है वहां पे क्या होगा? नो कोरिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप इसमें नो नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर है? तो इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि सब वेरिएबल्स के बीच में जीरो पे कि रिलेटेड है कि नहीं है, कि कितने रिलेटेड है, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चलता है। क्लियर है यहां तक? नेगेटिव वाला अपोजिट डायरेक्शन है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा पहला डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, एकदम अपोजिट रहेगा, ठीक है। ठीक है यहाँ पे। और इसमें क्या आता है, अब जैसे कि आपका देगा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, उसको दूसरे टाइप से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो लीनियर में क्या होगा, इरेज करना है। लीनियर वाले में क्या होगा, लीनियर हम कब कहते हैं? लीनियर लाइन में मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा वो, ठीक है, कहीं भी इधर उधर ऐसे करके नहीं जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, अगर मैथ्स की बात करें तो लीनियर में। ओके मैम। मतलब कि when the variations in the values of two variables are in a constant ratio, तो कोरिलेशन क्या होगा? वो लीनियर होगा उसमें। कांस्टेंट जैसे कि इसका ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसमें बता रही हूँ, देखो ये ऐसे करके ओ फोर टेढ़ा लाइन जा रहा है बार बार। ये एक्स एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स को लिया,
एक को इधर साइड लिया एक्स एक्सिस में, एक को वाई एक्सिस में लिया, ठीक है। ये वेरिएबल एक्स हो गया, ये वेरिएबल वाई हो गया। अब हमारा मान लो किसका क्या है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके एक्स एक्सिस में है, हाँ। और इधर क्या है, इस साइड में 5 10 15 20 25 ऐसे करके है। तो इसका जो इसके बीच का जो हम लोग लाइन सेगमेंट इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब ये लीनियर है। लेकिन यही क्वेश्चन में मान लो क्या है कि ये एक्स वेरिएबल है और ये वाई वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल वही रहेगा, ये 0 है यहाँ का इस पॉइंट पे, ये 2 4 6 8 10। लेकिन वाई में क्या हो जाएगा, वाई में पहला तो 5 है, लेकिन इसका 10 ना जाएगा, कांस्टेंट इसमें जो डिवीजन है, मतलब जो कांस्टेंट रेशियो हो वो ना रह के यहाँ 5 के बाद कभी 8 हो गया, 9 हो जाएगा, या 12 हो जाएगा, या 13 हो गया, फिर नेक्स्ट 17 हो गया। तो इसके बीच जो ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ करके ऐसे जाएगा। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कौन सा केस हो गया, नॉन लीनियर का ये केस हो गया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी बताइए। मेथड्स क्या है कोरिलेशन को स्टडी करने का, स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम से हम लोग इसको स्टडी करते हैं कोरिलेशनशिप को। और क्या मेथड है, कोरिलेशन ग्राफ जो बना रहे हैं अभी हम लोग, कोरिलेशन ग्राफ से हम लोग समझेंगे। और क्या हो सकता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये इसका आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड हो जाएगा, नाम बस जान लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन ये भी आ जाएगा। और क्या आएगा, और आ जाएगा मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो ये सारे मेथड से हम लोग कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है मैम, चलिए। कोरिलेशन का हम लोग यूज कब करते हैं, जब फैक्टर एनालिसिस का जो होता है टेक्निक है, ये फैक्टर एनालिसिस जो पढ़ते हैं तो वहां पे कोरिलेशन एक टेक्निक हो जाता है। उसके बाद प्रिडिक्शंस करने में इसका यूज होता है। पाथ एनालिसिस जो है वहां पे होगा यूज टेक्निक, वहां जहाँ पाथ एनालिसिस की बात होगी तो वहां पे कैसा पाथ है, जैसे ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, या डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज, तो वहां पे ये सारी चीजें की यूज होगी। क्लियर है, क्लियर है। तो आप लोगों का मैथ्स जो है वो पोर्शन लगभग खत्म हो चुका है, स्टार्ट वाला, अब थ्योरी सब है बचा हुआ। इसका डी पार्ट भी, जेट टेस्ट तो मैंने बता ही दिया था। जेट टेस्ट में क्या होता है कि अभी भी बताई ना मैं, जेट टेस्ट हाँ हो चुका है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस मैम, अच्छा क्लियर है मैम, ओके क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है? मनीष, अंकिता, प्रियंका, जो लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं सभी को समझ आ रहा है? और बताओ आगे, अब थ्योरी स्टार्ट हो जाएंगी, अब समझ आ जाएंगी सब कुछ, ठीक है। मैथ्स वाला जो 2-3 क्लास था वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, तो चलिए वो सब भी हो ही गया है।
क्लियर है मैम? ठीक है, चलिए, थैंक यू। तब मैं क्वेश्चन पूछूं? चलिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, डिफिकल्ट तो है, हाँ बिल्कुल। और कितना है ना, फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि बोलेगा, जैसे आप मीन दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, नंबर दे देगा, क्या है उसका बोलेगा कैलकुलेट करो, 4 ऑप्शन दे देगा कि उसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है, पॉपुलेशन का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.01 या जो भी है वो कितना है, तो उसको कैलकुलेट करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना होगा। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? कौन सा होगा? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और जेड टेस्ट, कौन सा इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? मैथ्स वाले में थोड़ा दिक्कत है, हाँ हाँ, प्रैक्टिस करना होगा। मैंने तो फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कुछ भी आप कह नहीं सकते हैं। देखो, कोरिलेशन का जो है क्वेश्चन, अभी जैसे मैं बताया, इसका पीवाईक्यू में क्या पूछा हुआ है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखो। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0 to +1, 0 to -1, -1 to +1 और +1 to -1। मतलब -1 to +1 मैं ऐसे ही बोल दी हूँ, +1 to -1 ये दोनों सेम है। इसका सीरीज में बात करेंगे तो एक बोल रहा है, इसका क्वेश्चन फिर से सैंपल दे, ऑप्शन देती है, 0 से +1 तक का है, 0 से -1 तक का है, +1 से -1 तक का है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, -1 to +1 या नन ऑफ दिस है। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए, एबीसीडी में कौन सा आएगा? जल्दी बताइए, अभी पढ़ाई हूं मैं, जल्दी क्वेश्चन बताइए, आंसर। ये होगा ना, अभी मैं क्या बताई, इसी चीज को बताई हूँ। यहाँ पे रेंज इसका क्या आएगा, -1 to +1, तो वही चीज को पूछा है क्वेश्चन में। या तो -1 to +1, ग्राफ में हम लोग क्या होता है, माइनस इधर होता है ना, और 0 है, +1 इधर है, तो सेम बात है। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोफिशिएंट जो है, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होगा, सिंपल बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होगा? ये होगा -1 to +1, यही ना इसका रेंज है, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया, और क्या। क्लियर है? और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मीन मीडियन मोड मैंने बताया था, ठीक है, तो उसका क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। क्या है फॉर्मूला उसका? जैसे आपको एक क्वेश्चन देगा,
एक मिनट रुकिए। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि उसका मीन निकाल के बताओ कितना आएगा। 1 से 51 का है क्वेश्चन, कोई दिया मान लो कि मीन निकालना है। हाँ, मीन ऑफ ए नंबर फ्रॉम 1 to 51, इसका मीन क्या होगा? तो छोटा नंबर है ना, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, काउंट करके जितना रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। इसका क्या होगा मीन बताओ? 1 to 51 का मीन क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इसका आंसर तो बताइए। 1 to 51 जो नंबर है उसका मीन क्या होगा? तो इसमें तो हम लोग जो है 1 2 3 4 ऐसे करके लिख नहीं सकते ना, 1 2 3 4। अब यहाँ 4 तक का नंबर रहता तो इसको 4 3 7 और 2 1 क्या होता, 10 होता। 10 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये कितना आएगा? 2.5, यही आएगा ना? हम्म, लेकिन 1 to 51 में क्या आएगा बताइए? 1 to 51 में क्या करना है हम लोगों को मीन फाइंड आउट करने के लिए? मीन ऑफ, यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट वेट कीजिए। आप लोग का आंसर आ रहा है तो बताइए प्लीज। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर मुझे लगेगा ना कि आप लोग समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, मीन कैलकुलेट करना है 1 to 51 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? किसी का आंसर आया क्या अभी तक? कोई नहीं आंसर दिया है, बताइए, तब से वेट कर रही हूँ मैं। ये लगातार नंबर है ना, 1 2 3 4, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मीन इसको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट नंबर, F1 लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है इस केस में? फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है, 1 से बोल रहा है फाइंड आउट करने का, तो फर्स्ट नंबर 1 हो गया। लास्ट नंबर क्या है, 51, तो लास्ट नंबर 51 हो गया। और मेन फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं अगर दो नंबर है तो। इस दोनों का क्या हो गया, ऐड करेंगे तो 1 + 51 क्या हो गया, 52 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा ये 26। तो देयरफॉर द मीन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51 इज 26, ये इसका मीन होगा ना। अब जैसे कि कंसेक्यूटिव नंबर ये भी है ना, इस छोटा से ये वाला एक क्वेश्चन देख लो आप, ये बड़ा वाला टर्म का था। अब इसमें 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, या तो हम लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या किए, इसको सारा ऊपर वाला जो टर्म है न्यूमरेटर उसको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, 10/4, तो क्या हो गया 2.5, ये आंसर आया है। अगर इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म क्या है, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 4 है, 4 और डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला से ये होगा, मतलब 5/2, तो क्या आ गया 2.5, यही आंसर आया ना।
क्लियर है? और ये क्वेश्चन आता है, मीन वाला ये आएगा आपका, फॉर्मूला बेस्ड पूछ लेता है। इजी है बट क्वेश्चन अगर भूल गए तो फिर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ऐसा आएगा तो कर लेंगे बिल्कुल। अभी तो क्लियर है, चलिए अच्छी बात है, अभी क्लियर है तो मैथ्स का आज मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। कल हम लोग इसका जो डी पार्ट का थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ है उसको करेंगे, और सॉरी सी पार्ट का, उसका डी पार्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? आप लोग कल क्या 2 घंटे की क्लास ले सकते हैं? बताइए। यस मैम। 2 आवर की क्लास कर लेंगे या नहीं लेंगे, उस अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगी या सर से बात करूंगी अगर आप लोग बोले तो, और कंफर्टेबल हैं तो बताइए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल 2 आवर की क्लास ले सकते हैं। और कौन से टाइम में कंफर्टेबल है वो भी बताइए। यस मैम। थ्योरी होगी मैम, हाँ हाँ, थ्योरी ही रहेगी। यस। मैथ्स पोर्शन तो हो ही गया है, स्टार्ट था। अब तो लास्ट में क्या बचा है हमारा, यहाँ पे देखते हैं सिलेबस। ये देखिए, ये सब तो हो गया ना। थोड़ा ये बताना है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है, डेटा रिडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है उसका, एनालिटिकल इंडक्शन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो मैथ्स का तो आपका खत्म हो गया, मैथ्स इधर ही था यहाँ तक। ये थोड़ा बहुत है वहाँ पे जो बातें होंगी। और डी पार्ट हमारा क्या है, डी पार्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, ग्राउंडेड थ्योरी है, उसका क्या डिजाइन है, ये सारी चीजें हैं। तो थ्योरेटिकल चीजें ही हैं, थोड़ी बहुत कहीं कुछ यूज हुआ तो हुआ, क्योंकि कोर्स भी जल्दी से कंप्लीट कराना है। आप लोग तो कैसे लेंगे, 11 से 12 लगातार लेंगे या शाम के टाइम में लेंगे, वो भी बताइए तो मैं सर से पूछूंगी फिर। टाइम अपना बताइए कैसे लेना है, कंटिन्यू लेना है, बीच में ब्रेक लेना है, मॉर्निंग में ही लेना है, या एक मॉर्निंग एक इवनिंग में लेना है, क्योंकि पेपर 2 की भी आप लोगों की, पेपर 1 की भी क्लासेस होती हैं। तो उस अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों का इंटरनेट खत्म ना हो और भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, चार्ज खत्म ना हो, है ना? शाम को। ओके। अंकिता, प्रियंका, आप लोग भी बताइए। इवनिंग में। बताइए जल्दी। इवनिंग मैम, इवनिंग इवनिंग, ओके। तो सारी इवनिंग में ठीक है, मैं सर से आज बात करती हूँ, फिर जैसा होगा आपको कल मॉर्निंग में तो क्लास हो गई, उसमें बताती हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कंटिन्यू 2 आवर्स में ले सकती हूँ, लेकिन क्या है कि पिछली बार मैं 2 घंटे ली,
तो उसके बाद ऐसा सुनने में आया कि इंटरनेट का ये हो जाता है, ये इशू, वो इशू, पता नहीं किसको क्या आया। तो मुझे ऐसी-ऐसी बातें सुनने के लिए मिली थी, तो आप लोगों को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आप ही लोग के कोर्स कंप्लीट कराने के लिए मुझे भी एक्स्ट्रा टाइम देना होगा ना। एजुकेशन का क्राइटेरिया किस चीज़ में? किस चीज़ में मनीष? इसको पढ़ के हम किस-किस क्षेत्र में जा सकते हैं? अच्छा, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्लास में, ठीक है? रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा फिर डिस्कस करेंगे, तो लगेगा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्या-क्या इसका स्कोप है, ओके? तो चलिए, आज की क्लास में यही कंप्लीट करती हूँ, एंड कर रही हूँ यहाँ पे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आप लोग बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बताइए मुझे। थैंक यू मैम, ओके मैम। और आपका जो भी रह गया है आप लोग प्लीज देख लीजिए। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी पहले भी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी बट एजुकेशन की वैकेंसी नहीं थी। एजुकेशन में तो वही बीएड एमएड ये सब मांगता है ना, उसका मतलब एमए एजुकेशन चाहिए या एमएड चाहिए एजुकेशन की वैकेंसी में। एक बात और बोलिए, बोलिए, बात क्या है पूछना प्रियंका? पूछिए। पूछिए प्रियंका। प्रियंका, मैं वेट कर रही हूँ, क्या आपको पूछना है बताइए, एक बात बताइए। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं आज की क्लासेस में यही वाइंड अप करती हूँ। हाँ, वाइंड अप भी बोलती हूँ, फिनिश भी बोलती हूँ, कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी बोलना है, क्या हो गया? क्या कहना चाह रही हो आप बताइए? हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो क्लास अटेंड नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं अंकिता, घर को भी मैनेज करना होता है ना, वो सब देख के फिर आपको जैसे टाइम मिले आप उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस जो है उसको देख लीजिए, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होते रहता है ना? मैम रिकॉर्डेड में देख सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड में सब मिल जाएगा आपको। क्या बोल रही है प्रियंका? आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है मुझे, बताइए। ठीक है मैम, नहीं बताएंगी तो मैं डिस्कनेक्ट करूं? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे मैम। नाइस डे टू यू टू। बाय एवरीवन, गुड बाय।